ओके देखिए, तो जो चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था जिसका नाम था ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में हम बेसिकली करते क्या है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा कर देते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, यानी ऑर्गेनाइजेशन में हम सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉइज के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करके देते हैं बेटे, ठीक है। रिलेशनशिप यानी कि कौन बॉस होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, इस तरह से हम उन्हें रिलेशनशिप प्रोवाइड कराकर देते हैं। तो ये होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें काफी सारे कार्य होते हैं बेटे। सबसे पहले एक्टिविटीज का निर्धारण किया जाता है, व्हाट आर द मेन एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड। एक्टिविटीज की फिर ग्रुपिंग्स की जाती है सिमिलैरिटी के आधार पर, ठीक है। जो सिमिलर एक्टिविटीज होते हैं उन्हें एक ग्रुप में बांटा जाता है, जिसे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि कौन बॉस होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, रिलेशनशिप डिफाइन किया जाता है। अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है बेटे, ये सारे काम करिए किए जाते हैं। तो ये था आपका ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। फिर हमने प्रीवियसली ऑर्गेनाइजिंग में दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का यूज होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी स्टार्ट किया था, उसे फिनिश भी कर दिया था कल। मैंने आपको बताया था भाई, जब मैनेजर्स के ऊपर वर्कलोड होता है, काम का प्रेशर होता है, तो वो बेसिकली करते क्या है, थोड़ा बहुत काम, ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देते बेटे, जिससे कि उनका जो वर्कलोड है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है, ठीक है। वर्कलोड कम हो जाता है, ठीक है, तो वो डिसीजन मेकिंग पावर या डिसीजन की जो लेने की क्षमता है वो अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसे हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बेटे कहते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब किसी भी टास्क, किसी भी वर्क से होता है जो आपको करना होता है। अगर आपको कोई वर्क, कोई टास्क, कोई ड्यूटी मिलती है तो इससे आपका ओब्लिगेशन अराइज होता है, आपका उत्तरदायित्व अराइज होता है उस काम को करने का, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों अराइज हुई थी, सबऑर्डिनेट और सुपीरियर की रिलेशनशिप के कारण। फिर थी अथॉरिटी। अथॉरिटी एक डिसीजन मेकिंग पावर होते बेटे, जो सुपीरियर होता है सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करता है ताकि जो एक वर्क है वो सिस्टमैटिकली ढंग से कंप्लीट किया जा सके बेटे, ठीक है। और जो अथॉरिटी होती है बेटे वो डेफिनेटली टॉप से बॉटम लेवल पर मूव करती है। टॉप लेवल के पास हायर अथॉरिटी होती है, बॉटम के पास लोअर अथॉरिटी होती है। फिर आया था अकाउंटेबिलिटी। जैसे आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी ट्रांसफर करते हो तो उसी समय उसकी अकाउंटेबिलिटी यानी कि आंसरेबिलिटी यानी कि जवाबदेही अराइज हो जाते हैं बेटे। लेकिन एक बात और ध्यान रखने की होती है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को दे सकते हैं और अथॉरिटी भी दे सकते हैं, लेकिन हम अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकते। फिर हमने प्रोसेस पढ़ा था, तो प्रोसेस भी इन तीनों एलिमेंट से मिलकर बनता है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है, फिर अथॉरिटी ग्रांट की जाती है और लास्ट में अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड की जाती है, ठीक है। तो वो था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज मीन्ड बाय डिसेंट्रलाइजेशन, क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन का। वैसे तो मैं शुरू से ही आपको डिफरेंस बताता जा रहा हूँ बेटे, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। डेलीगेशन तो कभी कभार किया जाता है, कभी कभार जब मैनेजर्स जो हैं वर्कलोड महसूस करते हैं तो अपने थोड़े बहुत काम को लोअर लेवल को ट्रांसफर कर देते हैं ताकि उनका वर्कलोड हो जाए बेटे, ठीक है। तो डेलीगेशन होता है जो टेम्परेरी टाइम के लिए होती है, कभी कभार की जाती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन परमानेंट ट्रांसफर कर दिया जाता है बेटे। डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का ही एक एक्सपेंडेड वर्जन होता है, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का ही एक विस्तृत स्वरूप होता है बेटे, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन हर लेवल पर किया जाता है और हर डिपार्टमेंट में किया जाता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कभी कभार की जाती है, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किसी ने कर दी तो कर दी, अदरवाइज ना भी हो बेटे। बट एक बार हमने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया तो डिसेंट्रलाइजेशन हर डिपार्टमेंट में किया जाएगा बेटे और परमानेंटली ट्रांसफर किया जाएगा, यानी एक जो डिसीजन लेने की पावर होती है वो परमानेंटली उस पर्सन को ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन परमानेंट नेचर का होता है, जबकि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वो टेम्पोरेरी नेचर की होती है, कभी कभार ही की जाती है वैसे, ठीक है। तो हम डिसेंट्रलाइजेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हेनरी फ्योल ने भी एक प्रिंसिपल दिया था बेटे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का, ठीक है। तो उन्होंने कहा था ना तो हमें कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन अपनाना चाहिए ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। उन्होंने कहा था हमें इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन अपनाना चाहिए, यानी कि इंपॉर्टेंट वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी अपने पास रखनी चाहिए और जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं कंपनी के उसे हम लोअर लेवल को ट्रांसफर कर सकते हैं बेटे, ठीक है। तो अब डिसेंट्रलाइजेशन देखिए क्या होता है।
बता रखा है शुरू में कि डिसेंट्रलाइजेशन इज अ एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का ही एक एक्सपेंडेड वर्जन होता है, इसी का ही एक्सपेंशन, इसी का ही विस्तार होता है। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन नंबर ऑफ डिसीजन टेकिंग पॉइंट इंक्रीज। तो बेटे डिसेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग पॉइंट होते हैं उन्हें बढ़ा दिए जाते हैं। देखिए सेंट्रलाइजेशन में तो एक अथॉरिटी या एक पर्सन ही डिसीजन लेता है बेटे, चाहे वो लेस इंपॉर्टेंट हो या मोर इंपॉर्टेंट हो, ऑल द डिसीजन इज टेकन बाय अ वन पर्सन, वन सेंट्रल अथॉरिटी, उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। अब अगर वो सेंट्रल अथॉरिटी बेटे डिसीजन को ट्रांसफर कर दे टू द लोअर लेवल, ठीक है, लोअर लेवल पर अगर वो ट्रांसफर करती चली जाए बेटे अथॉरिटी को या डिसीजन मेकिंग पावर को, तो फिर हम उसे डिसेंट्रलाइजेशन कह देंगे। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग पॉइंट होते हैं उन्हें इंक्रीज कर दिया जाता है और अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया जाता है टुवर्ड्स मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल की तरफ बेटे। ठीक है, सारे डिसीजन केवल टॉप लेवल ना लेके मिडिल लेवल और लोअर लेवल को भी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो ट्रांसफर कर दी जाती है अंडर डिसेंट्रलाइजेशन के। ठीक है, बोथ देखिए दोनों ही डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑल आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, विच लीड्स टू कंफ्यूजन अबाउट देयर मीनिंग। तो ऐसा लगता है कि भाई डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन सेम ही है, दे आर सिमिलर कंसेप्ट। इससे कई बार हमें कंफ्यूजन अराइज होती है। ठीक है, सम पीपल टेक देम एज सिनोनिमस। कई लोग कहते हैं एक दूसरे के सिनोनिमस होते हैं बेटे, एक दूसरे के स्वरूप होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। ठीक है, बट दिस इज मिसकंसेप्शन, लेकिन ये एक मिसकंसेप्ट अवधारणा है, ये दोनों सेम नहीं होते। डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन कभी भी एक समान नहीं होते बेटे। द डिफरेंस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखिए अब एक एग्जांपल आ रहा है जिसमें आपको डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस क्रिएट करने वाले हैं। देखिए लेट अस अज्यूम दैट अ चीफ मैनेजर, अब हमने मान लिया एक चीफ मैनेजर है जिसे हम जनरल मैनेजर भी कहते हैं बेटे। चीफ मैनेजर है और उसका दूसरा नाम क्या होता है, जीएम यानी कि जनरल मैनेजर बेटे। तो एक जनरल मैनेजर है, ठीक है, ही असाइन अ रिस्पांसिबिलिटी टू द प्रोडक्शन मैनेजर। तो चीफ मैनेजर ने मान लीजिए प्रोडक्शन मैनेजर को एक रिस्पांसिबिलिटी ट्रांसफर कर दी। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर को बेटे एक रिस्पांसिबिलिटी ट्रांसफर कर दी और रिस्पांसिबिलिटी क्या है देखिए, फॉर अपॉइंटिंग द एम्प्लॉय, यानी कि जो एम्प्लॉय अपॉइंट होंगे, ठीक है, ठीक है, जो एम्प्लॉय अपॉइंट होंगे, रिक्रूटमेंट जो की जाएगी परचेज डिपार्टमेंट के अंदर, वो परचेज मैनेजर करेगा। जनरल मैनेजर ने ये अथॉरिटी परचेज मैनेजर को दी और परचेज डिपार्टमेंट में दी बेटे। ठीक है, और सैलरी लेस देन 10,000, तो उन्होंने बेटे जनरल मैनेजर ने एक अथॉरिटी प्रोडक्शन मैनेजर को दी कि भाई वो एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट करेगा जिसकी सैलरी 10,000 से कम होगी, उसकी अपॉइंटमेंट आप खुद करोगे। तो देखिए ये था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कि भाई जनरल मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर को एक अथॉरिटी दी कि जिन पर्सन की सैलरी 10,000 से कम होगी, यानी कि लोअर लेवल की जॉब के लिए हमें वर्कर हायर करने होते हैं जो 8 या 10,000 में हायर करेंगे, उन वर्कर्स की अपॉइंटमेंट परचेस मैनेजर करेगा बेटे, प्रोडक्शन मैनेजर करेगा। ठीक है, ये उन्होंने रिस्पांसिबिलिटी दी। दिस इज टर्न एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इसे हम क्या कहेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्यों बेटे, क्योंकि ये अथॉरिटी केवल और केवल प्रोडक्शन मैनेजर को मिली है, सभी मैनेजर को नहीं मिली। ठीक है, सभी मैनेजर को ये नहीं मिली है, केवल और केवल प्रोडक्शन मैनेजर को मिली है बेटे। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाएगा। और वो भी देखिए एक कंडीशन के साथ मिली है कि भाई जिन एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से कम होगी केवल उन्हें ही आप अपॉइंट करोगे, सभी को अपॉइंट नहीं करोगे बेटे। तो ये क्या एग्जांपल, ये एग्जांपल है अपनी छोटी सी कम से कम अथॉरिटी को ट्रांसफर करने का कि भाई थोड़ी बहुत छोटी मोटी अथॉरिटी मैंने प्रोडक्शन मैनेजर को ट्रांसफर की है और केवल प्रोडक्शन मैनेजर की है, सभी मैनेजर को नहीं की बेटे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आगे देखिए, ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, if the authority for appointing employee is delegated to every departmental manager, then it will be termed as decentralization बेटे। इसके विपरीत अगर if चीफ मैनेजर जो है बेटे सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर को ये अथॉरिटी देता है, लेकिन कितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं आपके पास, ठीक है, वी हैव परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट। सेकंड वी हैव प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेटे, देन सेल डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह लीजिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, देन फाइनेंस डिपार्टमेंट। मान लीजिए 4 डिपार्टमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर अब चीफ मैनेजर, ठीक है, एम्प्लॉय को अपॉइंट करने की अथॉरिटी इन सभी को दे देता है बेटे, ठीक है,
प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर को दे देता है बेटे, ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा, देन इट विल बी कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि हमने डिसीजन मेकिंग पॉइंट बढ़ा दिए हैं और बेटे परमानेंटली ये पावर ट्रांसफर कर दिया एवरी डिपार्टमेंट के अंदर, सभी डिपार्टमेंट में। तो डिसेंट्रलाइजेशन यही होता है बेटे कि हमें इसमें डिसीजन मेकिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं और सभी डिपार्टमेंट में सिमिलर अथॉरिटी ट्रांसफर करते हैं बेटे, तब वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। अगर बेटे चीफ मैनेजर किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जैसे अभी एग्जांपल हमने लिया, केवल प्रोडक्शन मैनेजर को ये रिस्पांसिबिलिटी देता है कि वो 10,000 रुपए से कम सैलरी वाले एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रखा है बेटे, तो फिर वो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि बाकियों को तो अथॉरिटी मिली ही नहीं, केवल प्रोडक्शन मैनेजर को मिली बेटे, तो वो डेलीगेशन कहलाएगा बट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कहलाएगा बेटे। तो अगर वो सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर को दे देता है रिस्पांसिबिलिटी, देन इट विल कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इफ डिपार्टमेंटल हेड फर्दर, अगर डिपार्टमेंटल हेड फर्दर आगे बेटे अपने डिपार्टमेंट में रिस्पांसिबिलिटी ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे फाइनेंस है, इसमें मान लीजिए 4 पर्सन काम कर रहे हैं ए बी सी डी बेटे, ठीक है, अगर ये फर्दर इसको बेटे ट्रांसफर कर देता है तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, वो एक्सपेंशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। सो इन दिस कंटेक्स्ट, तो इस संदर्भ में इट कैन बी सेड दैट इफ वी डेलीगेट अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई बाय 2, कि अगर हम अथॉरिटी ट्रांसफर करते हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इफ वी डू डिसेंट्रलाइजेशन, अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, देन वी मल्टीप्लाई बाय मैनी, ठीक है। तो देखिए चीफ मैनेजर ने अगर केवल एक मैनेजर को ट्रांसफर की बेटे, तो उसने अपनी अथॉरिटी को 2 डायमेंशनली मूव करा दिया, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 है ओनली डेलीगेशन। लेकिन अगर वो सबको ट्रांसफर कर देता है और ये आगे फर्दर ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय मैनी हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हेनरी फ्योल की डेफिनेशन देख लीजिए बेटे, डिसेंट्रलाइजेशन की क्या कहा है उन्होंने, हेनरी फ्योल ने काफी आसान डेफिनेशन दी है आपको, एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट। तो उन्होंने कहा कोई भी किया गया ऐसा कार्य, एनीथिंग, हमने कोई भी ऐसा कार्य किया जिसके कारण सबऑर्डिनेट की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हुई बेटे, देन इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसे हम क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। एंड एनीथिंग दैट गोज टू रिड्यूस the importance of subordinate, then it is called centralization। तो आसान सी डेफिनेशन उन्होंने दी है कि कोई भी किया गया ऐसा काम जिससे सबऑर्डिनेट की इंपॉर्टेंस, महत्व बढ़ता है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है। अगर उनका महत्व कम होता है, रिड्यूस होता है, तो फिर वो सेंट्रलाइजेशन। बेटा इजी डेफिनेशन है काफी, ठीक है। इसके बाद है कीथ डेविस की डेफिनेशन। कीथ डेविस देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए चीफ मैनेजर ने अथॉरिटी सबको दी, वाइड यानी कि काफी, ठीक है, एक्सपेंड करके हमने अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी, तो वाइड अथॉरिटी हम ट्रांसफर कर रहे हैं बेटे, एंड रिस्पांसिबिलिटी टू द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो कीथ डेविस ने कहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी होता है टू स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट इज प्रैक्टिकल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, और ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकल वे में अप्लाई होता है, व्यवहारिक रूप में अप्लाई होता है डिसेंट्रलाइजेशन का। अब आ जाइए फीचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, फीचर पढ़ेंगे अब लेते हैं, आसान आसान फीचर। सबसे पहला फीचर देखिए क्या है, इट इज एन एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो पहला आसान सा फीचर है कि डिसेंट्रलाइजेशन एक एक्सपेंडेड वर्जन होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। तो लिख लीजिए इट इज एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक एक्सपेंडेड वर्जन होता है, विस्तृत स्वरूप होता है, ठीक है। सेकंड है इट इंक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट। तो ये सबऑर्डिनेट के रोल को बढ़ाता है, ठीक है। इट इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट। तो ये बेटे सबऑर्डिनेट की इंपॉर्टेंस या सबऑर्डिनेट के रोल को, उनकी भूमिका को बढ़ाने में सहायता करता है, ठीक है। आगे है इट इज अ प्रोसेस व्हिच इज एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस व्हिच एप्लीकेबल इन ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये अप्लाई होता है बेटे, किसी एक लेवल पर ना होकर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है। आगे है इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ सीनियर ऑफिसर। तो डिसेंट्रलाइजेशन से सीनियर ऑफिसर का जो वर्कलोड होता है वो परमानेंटली रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो जो सीनियर ऑफिसर्स का वर्कलोड होता है बेटे वो परमानेंटली रिड्यूस हो जाता है, तो इससे काफी सहायता मिलती है।
डिसीजन आर टेकन बाय दोज एम्प्लॉय हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैम, ठीक है। तो डिसीजन बेटे वो एम्प्लॉय लेंगे जो इन्हें इम्प्लीमेंट करने वाले, इन्हें लागू करने वाले हैं। along with the authority accountability can also be delegated। तो बेटे देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जब हम करते हैं तो उसमें अथॉरिटी या रिस्पांसिबिलिटी ही ट्रांसफर हो पाती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा पॉइंट है जिसमें अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफर होती है, क्योंकि आपने परमानेंटली वो डिसीजन मेकिंग पावर सामने वाले को ट्रांसफर कर दिए थे। अब सबको पता है कि वो डिसीजन वही पर्सन लेता है, तो इसलिए वो अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफर हो जाती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में ये पॉसिबल है अकाउंटेबिलिटी का ट्रांसफर होना, बट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में पॉसिबल नहीं। तो डेलीगेशन में तो आप अपना वर्कलोड उसे दे रहे हो ना, अपना वर्कलोड उससे कम करा रहे हो, तो सामने वाला तो जॉब आपसे मांगेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में सामने वाले ने परमानेंटली वो अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी, तो अब वो बेटे उधर से सीधा स्ट्रेट अवे जवाब मांगेगा, आंसरेबिलिटी मांगेगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन में डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर होती है, बट जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन होता है बेटे, इसमें अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर होती है, लेकिन डेलीगेशन में नहीं होती है अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर। तो फीचर आसान आसान है, एक लाइनों के आपने पढ़ लिए बेटे। इंपॉर्टेंस पर चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी महत्व क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के। देखिए इंपॉर्टेंस, आज जल्दी खत्म हो जाएगा बेटे ये लेसन, तो आज हम आपको 5 या 10 मिनट पहले छोड़ देंगे, क्योंकि टॉपिक बचा है अब, ठीक है। तो फिनिश करते ही हम इस क्लास को ओवर कर देंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन देखिए, महत्व। तो पहला महत्व है आपका डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। इनिशिएटिव देखिए, हेनरी फ्योल का भी प्रिंसिपल था, इनिशिएटिव आगे आके, ठीक है, खुद आगे आके रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्वायर करना, जिम्मेदारी लेना बेटे, जिम्मेदारी का एहसास होना इनिशिएटिव कहलाता है। देखिए डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट में बेटे इनिशिएटिव की भावना को ये बढ़ाता है, ठीक है, इनिशिएटिव की भावना का ये विस्तार करता है। So it developed initiative among the subordinate by promoting self reliance। तो बेटे सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भर बनना। तो इसमें जो एम्प्लॉय होते हैं डेफिनेटली बेटे वो सेल्फ रिलायंट होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ये काम मुझे खुद ही करना है, आगे खुद ही इसे आगे बढ़ाना है, कोई और इसे आगे नहीं बढ़ाएगा। तो उसमें बेटे सेल्फ रिलायंस आती है, आत्मनिर्भरता आती है, जिम्मेदारी का एहसास होता है, और वो इनिशिएटिव लेते हैं। देखिए so it developed initiative among subordinate by promoting self-reliance and confidence among them। तो उनमें बेटे कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास की भावना अराइज होती है, ठीक है, सेल्फ रिलायंस आता है। दिस इज बिकॉज व्हेन लोअर मैनेजरियल लेवल आर गिवन फ्रीडम टू टेक देयर डिसीजन। तो जब बेटे लोअर लेवल को डिसीजन लेने की फ्रीडम दी जाती है, ठीक है, दे लर्न टू डिपेंड ऑन देयर ओन जजमेंट। तो वो अपने आप पर डिपेंड, अपनी जजमेंट पर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं बेटे, ठीक है, वो दूसरों पर कम डिपेंड रहकर अपने आप पर डिपेंड रहते हैं। इससे उनके इनिशिएटिव की भावना मिलती है बेटे। और सिंपल सी बात है, देखिए जब आपको जिम्मेदारी मिलती है, डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है, तो सिंपल सी बात है बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती है, ये सबको पता है बेटे। तो जब बड़ी शक्तियां आपको मिलेंगी, बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिलेगी, तो आपको खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा उसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इनिशिएटिव आता है। सेकंड देखिए, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। तो बेटे हम डिसेंट्रलाइजेशन करके उन्हें इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर ट्रांसफर करके, ठीक है, एक फ्यूचर में हम अच्छे मैनेजर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, अच्छे मैनेजर्स को डेवलप कर रहे हैं बेटे। देखिए मैनेजर जॉब का सिग्निफिकेंस यही होता है कि आपको डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है, यू हैव टू टेक दैट डिसीजन बेटे, ठीक है। मैनेजरियल पोस्ट के पास अथॉरिटी होते हैं, और अथॉरिटी का मतलब ही डिसीजन मेकिंग पावर से होते हैं बेटे। तो जब हम डिसीजन मेकिंग पावर लोअर लेवल पर ट्रांसफर करते हैं, तो बेटे उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, वो अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को स्पेशलाइज बनाने की कोशिश करते हैं। इससे बेटे फ्यूचर में अच्छे मैनेजर्स को हम डेवलप करते हैं, अच्छे मैनेजर्स को हम अक्वायर कर सकते हैं। देखिए एक डेवलप मैनेजर टैलेंट फॉर द फ्यूचर। तो भाई डिसेंट्रलाइजेशन से, ठीक है, फ्यूचर में अच्छे मैनेजर डेवलप होते हैं by giving the subordinate a chance to prove themselves। तो डिसेंट्रलाइजेशन में हम हर सबऑर्डिनेट को बेटे चांस देते हैं, ठीक है, इंप्रूवमेंट करने के, अपने आप में सुधार करने के, ठीक है, thus create रिजर्वर ऑफ क्वालिफाइड मैन पावर। तो हम
अच्छे क्वालिफाइड मैन पावर को रिजर्व कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर के लिए, ठीक है, भविष्य के लिए हम उन्हें रिजर्व कर रहे हैं बाय चेंजिंग प्रमोशन थ्रू पोजीशन, ठीक है, और हम बार-बार बेटे प्रमोशन के जरिए उनकी पोजीशन को चेंज करते हैं, उन्हें हायर स्टेटस, हायर रिस्पांसिबिलिटी, हाई वर्क प्रोवाइड करा के देते हैं बेटे, जिससे उनमें एंथुसियाज्म आता है, उनमें उत्साह आता है बेटे, ठीक है, काम के प्रति जिम्मेदारी बढ़ती है, ठीक है, और हम अच्छे मैनेजर को फ्यूचर के लिए तैयार कर देते हैं। थर्ड है क्विक डिसीजन मेकिंग बेटे, ठीक है, क्विक डिसीजन मेकिंग। तो जो डिसीजन है वो क्विक होते हैं, जल्दी होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब एक ही पर्सन सारे काम करता है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, तो उसके डिसीजन में डेफिनेटली डिले होता है बेटे, ठीक है, लेकिन जब हम डिसीजन मेकिंग पावर ट्रांसफर कर देते हैं टू द लोअर अथॉरिटी को, लोअर लेवल को बेटे, तो डेफिनेटली वो डिसीजन क्विकली तेजी से लिए जा सकते हैं, बड़ी तेजी से वो डिसीजन लेते हैं और सटीक होते हैं बेटे। तो जब आपके पास बहुत सारा काम होता है करने को, तो हो सकता है आप सारे काम को सही ढंग से ना कर पाए, लेकिन जब आपके पास लिमिटेड वर्क होता है तो आप एब्सोल्युटली सटीक प्रॉम्प्ट डिसीजन आप ले सकते हो। So it help in quick decision making as there is no requirement for the approval of many level, क्योंकि अब बेटे ज्यादा लेवल की अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ क्विक डिसीजन होते हैं। There are also less chance of information getting distort, और जो information है वो भी distort नहीं हो पाती बेटे, उसमें भी ठीक है कोई बदलाव नहीं हो पाता, as it does not have to go through many level। देखिए वैसे तो information बहुत सारे लेवल तक अगर जाए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, फिर बेटे ठीक है वर्कर की तरफ, तो इन्फॉर्मेशन बीच में डिस्टॉर्ट हो जाती है, ठीक है। जब सेंट्रलाइजेशन अपनाया जाता है तो इन्फॉर्मेशन को हर लेवल को ट्रांसफर करनी होती है, लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, आप इन्फॉर्मेशन को बिना ट्रांसफर किए डिसीजन ले सकते हो, तो इन्फॉर्मेशन भी डिस्टॉर्ट नहीं होगी, उसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा बेटे, ठीक है, तो इसीलिए क्विक डिसीजन हम ले पाते हैं। तो क्विक डिसीजन हम ले पाएंगे बेटे आसानी से। नेक्स्ट है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। रिलीफ का मतलब होता है आराम मिलना, ठीक है, तो टॉप मैनेजमेंट डेफिनेटली रिलीफ महसूस करेगा, क्योंकि अब उन्होंने लेस इंपॉर्टेंट डिसीजन ट्रांसफर कर दिए हैं, उनका वर्कलोड कम हुआ है, उनकी कंधों पर जो जिम्मेदारी होती है, उनके शोल्डर्स पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें कमी आई है बेटे, तो डेफिनेटली उन्हें रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। तो रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, तो टॉप मैनेजमेंट को बेटे रिलीफ मिलेगा, ठीक है, आराम मिलेगा उनको। तो देखिए अंडर डिसेंट्रलाइजेशन, तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंतर्गत क्या होता है, देखिए अथॉरिटी रिलेटेड टू टेक मोनोटोनस डिसीजन इज डेलीगेटेड टू द सबऑर्डिनेट। मोनोटोनस यानी कि सिमिलर डिसीजन जो होते हैं, अकेले, मोनो का मतलब होता है अकेला, तो जो एक अकेले सिंगल डिसीजन होता है वो सिंगल डिसीजन बेटे ट्रांसफर कर दिया जाता है लोअर लेवल को, लोअर अथॉरिटी को। एज अ रिजल्ट इसका क्या परिणाम निकल कर आया, तो मैनेजमेंट रिलीव इटसेल्फ फ्रॉम ट्रिवियल अफेयर एंड कॉन्सिक्वेंटली द वर्कलोड इज क्वाइट रिड्यूस्ड। तो बेटे जो छोटे-मोटे काम होते हैं, ठीक है, वो कम हो जाते हैं मैनेजर्स के ऊपर से, और वो जो अपना फोकस है वो इंपॉर्टेंट डिसीजन पर रख पाएंगे बेटे, और उन्हें रिलीफ मिलेगा, उनके शोल्डर्स पर जिम्मेदारियों में कमी आएगी। दिस सेव देयर वैल्यूएबल टाइम, इससे उनका बेटे वैल्यूएबल टाइम, समय में बचत होगी, which is then utilized to brighten the future of organization, और वो अपने टाइम को, अपने समय को बेटे ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को सुधारने में आसानी से लगा पाएंगे। तो डेफिनेटली टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा बेटे, वो आसानी से कार्य कर सकेंगे। फिफ्थ है फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ, तो भाई ग्रोथ में सुविधा मिलेगी, क्यों, क्योंकि आपने नीचे वाले लेवल को बेटे डिसीजन मेकिंग ट्रांसफर कर दी है, वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं अपने को बड़ी जिम्मेदारी के लिए, बड़े स्टेटस के लिए, हाई स्टेटस के लिए तैयार कर रहे हैं बेटे, ठीक है। तो अगर हम कोई नई ब्रांच खोलेंगे या नई कंपनी खोलेंगे तो उसमें हमें नए मैनेजर को हायर नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगी, जो एग्जिस्टिंग मैनेजर है उन्हीं को ही हमने फ्यूचर के लिए तैयार कर दिया है, तो वहीं से उनकी अपॉइंटमेंट कर ली जाएगी। तो इसीलिए ग्रोथ में सहायता मिलेगी, सुविधा मिलेगी। सो फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ, ग्रोथ में आपको काफी सुविधा मिलेगी। तो देखिए अंडर डिसेंट्रलाइजेशन, तो डिसेंट्रलाइजेशन के दौरान फुल लिबर्टी इज गिवन टू द सबऑर्डिनेट, तो सारे सबऑर्डिनेट को फुल लिबर्टी, पूरी फ्रीडम, पूरी स्वतंत्रता दी जाती है टू टेक द डिसीजन, डिसीजन लेने के लिए। दिस सिचुएशन इंक्लूड्स अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी अमंग देम, तो इससे उनमें सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास उन्हें होता है बच्चे, ठीक है, तो जिम्मेदारी का एहसास होता है, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी उनमें आती है,
Thus they make effort to achieve the better result. तो अब बेटे वो अच्छे रिजल्ट या बेटर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं. This thinking originate to departmental competitiveness. इससे बेटे कंपटीशन बढ़ता है डिपार्टमेंट में. परचेज डिपार्टमेंट सेल डिपार्टमेंट से कंपटीशन करेगा, सेल प्रोडक्शन से, मार्केटिंग से कम. और बेटे जब भी कंपटीशन बढ़ता है इसका फायदा ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है. फिर कंपटीशन अगर ना हो बेटे तो सारे एम्प्लॉय सुस्त पड़ जाते हैं बेटे, लैक्सिटी हो जाते हैं, ठीक है, लेजी हो जाते हैं, काम नहीं करते. लेकिन कंपटीशन हो तो एक्टिवनेस के साथ, अलर्टनेस के साथ, पूरी कोशिश के साथ, पूरे एफर्ट के साथ काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी राइज होती है और उन्हें ग्रोथ करने में सहायता मिलती है. ठीक है, तो इससे कंपेटिटिवनेस की सिचुएशन क्रिएट होती है एंड इन सच अ सिचुएशन एवरीबॉडी ट्राई टू परफॉर्म द बेटर. और हर कोई बेटर ढंग से परफॉर्म करने की कोशिश करता है. परिणाम स्वरूप बेटे डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल. तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट हो जाती है. सिक्स्थ है बेटर कंट्रोल. कंट्रोल मतलब तो समझते ही आप, नियंत्रण करना बेटे. ठीक है, तो कंट्रोल करना भी आसान होता है बेटे. वैसे तो कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है. कंट्रोलिंग प्रोसेस में होता क्या है, हम एक टारगेट परफॉर्मेंस रखते हैं बेटे, जिसे हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस भी कहते हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं और फिर उसके बाद जो एक्चुअल रिजल्ट आता है उस एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, डिविएशन निकालते हैं और उन डिविएशन को दूर करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो देखिए decentralization help us to decisively evaluate the work performance at all level. तो डिसेंट्रलाइजेशन से बेटे सहायता मिलती है सभी लेवल की पर वर्क परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट या मॉनिटर करने में. ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में. देखिए अकाउंटेबिलिटी डिसेंट्रलाइजेशन के जरिए ही फिक्स हो सकती है, डेलीगेशन के जरिए नहीं हो सकती बेटे. तो अगर आपको किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना है एक काम के लिए तो हमें उस पावर को डिसेंट्रलाइज करना ही पड़ेगा. डिसेंट्रलाइजेशन के अभाव में, उसकी अब्सेंस में बेटे हम सामने वाले को अकाउंटेबल नहीं ठहरा पाएंगे. ठीक है, तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी के लिए भी डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है, आवश्यक है. Contribution of every department for the attainment of an objective can be ascertained. ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट के योगदान को, कंट्रीब्यूशन को असर्टन किया जाता है. दिस सिचुएशन इज जस्ट लाइक ए चैलेंज फॉर एवरी डिपार्टमेंट. ये हर डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंज का कार्य करती है. मैनेजमेंट अडॉप्ट ए गुड कंट्रोलिंग पॉलिसी टू फेस दिस चैलेंज. ठीक है, और इस चैलेंज को फेस करने के लिए वो अच्छी पॉलिसी अपनाते हैं. तो थैंक्स टू द डिसेंट्रलाइजेशन हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे ढंग से कंट्रोल कर पाते हैं बेटे. ठीक है, तो इस लेसन का अब लास्ट टॉपिक आपके सामने आ रहा है 5 मिनट का, द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में हम डिफरेंस कर लेते हैं, फिर ये लेसन फिनिश हो रहा है. देखिए डिफरेंस आ रहा है हमारे सामने. सबसे पहले आपको बताइए बेसिस लिखते हैं हम कि किस बेस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों कंसेप्ट को. तो बेसिस लिख दीजिए. इसके बाद लिख लीजिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. हमने अथॉरिटी को डेलीगेट किया बेटे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. और फिर हमने किया डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन में परमानेंटली पावर ट्रांसफर कर दी जाती है टू ऑल डिपार्टमेंट को, जबकि डेलीगेशन में केवल एक डिपार्टमेंट में छोटी मोटी पावर ट्रांसफर की जाती है, वो भी कुछ छोटे समय के लिए. तो सबसे पहला आ रहा है नेचर. नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसे होती है. तो क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज इनएविटेबल. तो भाई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इनएविटेबल होती है. ठीक है, यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को आप नकार नहीं सकते. इसका यूज ऑर्गेनाइजेशन में करना ही पड़ता है बेटे. जब वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है तो छोटी मोटी डिसीजन मेकिंग पावर में ट्रांसफर करनी पड़ती है. तो ये भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इनएविटेबल होता है एंड वर्क कैन नॉट प्रोसीड इन इट्स अब्सेंस. और इसके अब्सेंस में बेटे काम नहीं हो पाएगा. वर्क कैन नॉट प्रोसीड, काम आगे नहीं बढ़ पाएगा. ठीक है, इन इट्स अब्सेंस. ठीक है, तो बेटे डेलीगेशन इनएविटेबल होती है. ठीक है, और इसके अब्सेंस में काम नहीं हो पाता. तो इसीलिए हर मैनेजर अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं. जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी नहीं होता. जरूरी नहीं कि हम डिसीजन मेकिंग पावर परमानेंटली किसी को ट्रांसफर कर दे और हर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करे, जरूरी नहीं बेटे. तो ये नक्सेसी नहीं होता. डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट नक्सेसी. कई ऑर्गेनाइजेशन अपनाते हैं और कई ऑर्गेनाइजेशन नहीं अपनाते बेटे. तो इट इज नॉट नक्सेसरी एट ऑल एंड वर्क कैन प्रोसीड इन इट्स अब्सेंस. इसके अब्सेंस में काम बढ़ जाएगा लेकिन डेलीगेशन के अब्सेंस में काम नहीं बढ़ेगा. इसका मतलब डेलीगेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, डेलीगेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डिसेंट्रलाइजेशन. फ्रीडम देखिए,
तो डेफिनेटली बेटे यहाँ पर आपको लेस फ्रीडम होती है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी अभी भी आपके बॉस के पास है, ठीक है। यहाँ तो बेटे मोर फ्रीडम होगी, क्यों? क्योंकि आपके पास ही अकाउंटेबिलिटी है, आपके पास ही डिसीजन मेकिंग पावर, वो भी परमानेंटली। हर बार आप ही उस डिसीजन को लेंगे, हर बार आप ही अपनी इच्छा से, अपने डिस्क्रिप्शन से यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर लेस फ्रीडम है क्योंकि ऊपर वाले ने आपको पावर दिया, अभी भी ऊपर वाला आपको कंट्रोल करेगा, आपको पूरी तरह से मॉनिटर करेगा बेटे। इसका डेलीगेशन का ये मतलब नहीं होता कि आपको बेटे वो पावर परमानेंटली ट्रांसफर हो गई और आप मनचाहे तरीके से, आपको अभी भी छोटे छोटे काम के लिए अपने बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो देखिए डेलीगेशन में लेस फ्रीडम होती है क्योंकि इवन आफ्टर डेलीगेशन द डेलीगेटर हैज फुल कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट। पावर डेलीगेट करने के बावजूद जो डेलीगेटर होता है उसका पूरा कंट्रोल होता है अपने सबऑर्डिनेट पर, लेकिन यहाँ पर मोर फ्रीडम होती है क्योंकि डेलीगेटर लूजेस कंट्रोल, क्योंकि डेलीगेटर में एक परमानेंटली ट्रांसफर करके अपनी कंट्रोल, अपने नियंत्रण को खो बैठता है सबऑर्डिनेट के ऊपर से। अब सबऑर्डिनेट पर उसका नियंत्रण नहीं होता। थर्ड है स्टेटस बेटे। स्टेटस क्या होता है देखिए, दिस इज अ प्रोसेस डन एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो डेलीगेशन का जो स्टेटस है बेटा वो डिवीजन ऑफ वर्क होता है, क्योंकि हम काम का बंटवारा करते हैं, काम को बांटते हैं, और काम को बांटते समय हमें बेटे पावर ट्रांसफर करनी पड़ती है। तो इसका जो बेस है या स्टेटस है वो डिवीजन ऑफ वर्क होता है। तो दिस इज अ प्रोसेस डन एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। और ये क्या होता है बेटे डिसेंट्रलाइजेशन। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी फ्रेम बाय हायर ऑफिसर। तो डिसेंट्रलाइजेशन में जो हायर ऑफिशियल होते हैं वो पॉलिसी फ्रेम करते हैं कि भाई ये डिसीजन मेकिंग पावर हम परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर। तो ऊपर वाले जो लोग होते हैं, जो टॉप लेवल होता है बेटे, ठीक है, वो टॉप लेवल अगर पॉलिसी बनाता है और उस पॉलिसी में ये बताता है कि भाई डिसीजन मेकिंग पावर परमानेंटली हम डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तब डिसेंट्रलाइजेशन पिक्चर में आता है, ठीक है। जबकि डेलीगेशन डिवीजन ऑफ वर्क के कारण आता है, आपने काम को किसी को बांटा तो बांटने पर आपको उसे पावर भी देनी पड़ेगी, यानी डेलीगेट भी करना पड़ेगा अथॉरिटी को। फोर्थ है बेटे स्कोप। स्कोप यानी क्षेत्र, किसका स्कोप बड़ा है, किसका स्कोप कम है बेटे। तो इसका स्कोप डेफिनेटली लिमिटेड होता है, ठीक है, क्योंकि ये कभी कभार किया जाने वाला कार्य है। कभी कभार अगर मैनेजर के पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है, तब वो इसका यूज करते हैं अपने वर्कलोड को कम करने के लिए। तो इसका स्कोप डेफिनेटली लिमिटेड होता है, ठीक है, क्योंकि इट डिपिक्ट्स लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि यहाँ अथॉरिटी भी काफी लिमिटेड दी जाती है, केवल उसी टास्क से रिलेटेड होती है। जब इसका स्कोप काफी ब्रॉडर, काफी वाइडर होता है बेटे, काफी बड़ा स्कोप इसका होता है, ठीक है। देखिए इट डिपिक्ट्स ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, दैट्स व्हाई इट्स स्कोप इज ब्रॉड। तो यहाँ अथॉरिटी का ब्रॉडर लार्ज लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, यहाँ अथॉरिटी का स्मॉल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इसीलिए इसका स्कोप लोअर है, इसका स्कोप हायर है बेटे। और लास्ट पॉइंट आ रहा है पर्पस। पर्पस यानी कि उद्देश्य, किस पर्पस के लिए किया जाता है, उद्देश्य। तो देखिए इट्स पर्पस इज रिडक्शन द वर्कलोड ऑफ एन ऑफिसर। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है टू रिड्यूसिंग द वर्कलोड, ठीक है, रिड्यूसिंग द वर्कलोड, भाई वर्कलोड को कम करना, ठीक है, मैनेजर के ऊपर से बेटे काम के लोड को कम करना इसका मेन पर्पस होता है। जबकि इसका पर्पस होता है एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर बेटे हम अथॉरिटी का एक्सपेंशन करते हैं, सो एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी। इसका पर्पस क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन का, कि हमें अथॉरिटी को एक्सपेंड करना है, वाइड करना है, लोअर लेवल को भी हमें अथॉरिटी प्रोवाइड कराकर दे दी, ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका बेटे मेन टास्क, मेन उद्देश्य होता है। तो ये था आपका लेसन नंबर 5 बेटे, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो रिमेंबर हमारा बेटे पार्ट 1 चल रहा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग आपका हो चुका है बेटे प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है, और इस क्लास में आपका ऑर्गेनाइजिंग भी हो गया। कल की क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे बेटे तो हम स्टाफिंग स्टार्ट करेंगे। स्टाफिंग का मतलब होता है नियुक्तिकरण करना, यानी कि एम्प्लॉय को अपॉइंट करना। देखिए प्लानिंग में हमने प्लान तैयार किए, फ्यूचर की योजना तैयार की, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, फ्रॉम टू डू। ऑर्गेनाइजिंग में हमने पोस्ट तैयार की बेटे, वेरियस पोस्ट, वेरियस अथॉरिटी, वेरियस रिलेशन हमने तैयार की बेटे। अब जो थर्ड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप में हमने जो पोस्ट क्रिएट की है, थर्ड स्टेप में हम उन पोस्ट को फिलअप करते हैं, उन पोस्ट को बेटे भरते हैं, ठीक है। तो वो लेसन हम स्टार्ट करेंगे कल, स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। अब अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। प्रियंका एनी प्रॉब्लम? मोहित कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटे। एनी प्रॉब्लम? रिप्लाई यस और नो।
पलक, कोई प्रॉब्लम पलक? ओके। नेहा, नेहा एनी प्रॉब्लम? मिंटो, मिंटो एनी प्रॉब्लम? योगिंदर, योगिंदर एनी प्रॉब्लम? योगिंदर भाई, लगता है योगिंदर जो है क्लास ऑन करके कहीं आया आया आ गया आ गया। हाँ जी योगिंदर बताओ। योगिंदर, मुझे आवाज नहीं आ रही भाई योगिंदर की। सुदेश है, कामना है, आरती है, अंकित है, हर्ष है, गुंजन है। किसी को प्रॉब्लम है तो बेटे पूछ लीजिए। ठीक है, अब सुनो बेटे, मैंने 2 लेसन की नोटबुक बोला था तो बहुत कम बच्चों ने, लगभग 5 या 6 बच्चों ने मेरे पास बेटे नोटबुक सेंड की है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबसे नोटबुक बेटे भेजिए मेरे पास। जो आपने लिखा हुआ है पीडीएफ में पहले 2 चैप्टर, उनकी पीडीएफ बनाकर मुझे भेजो। तभी आपकी नोटबुक धन मानी जाएगी, अदरवाइज आपके नाम आगे पहुंचाए जाएंगे कि भाई ये बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, समय पर नोटबुक तैयार नहीं कर रहे हैं बेटे। और अपने दोस्तों से कहिए लगातार क्लास ले। डेली डेली मुझे ये बात करना अच्छा नहीं लगता, और डेली डेली फोन करना भी अच्छा नहीं लगता बेटे। कई बच्चे तो फोन उठाएंगे ही नहीं, उन्हें लगेगा कि फीस के लिए फोन आ रहा है। तो मेरा फोन आता है बेटे तो सोच लीजिएगा वो फीस के लिए नहीं है, क्योंकि मैं फिलहाल आपका क्लास इंचार्ज नहीं हूं। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको फीस के लिए फोन करने की। इसलिए फोन उठा लीजिएगा आप लोग। फोन ही नहीं उठाते आप लोग ये सोच के। मेरा फोन आएगा बेटे क्लास के लिए कि क्लास क्यों नहीं ली, या फिर नोटबुक के लिए कि नोटबुक चेक क्यों नहीं कराई। ओके। तो रिक्वेस्ट है मेरी, सब डेली बेटे समय पर क्लास लें, और डेली कोशिश करें अटेंड करने की। किसी कारण से नहीं ले पाते हो तो उसका रीजन भेजें आप मुझे कि सर मैं आज नहीं ले पाऊंगा बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू। थैंक यू।